नमस्कार, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत अभिनंदन आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट के ख़ास एपिसोड में। ख़ास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा विश्व उनकी आवाज़ का, उनके अंदाज़ का, उनके बालों का, उनके लुक का दीवाना है। राजस्थानी फोक को मॉडर्न ज़माने से जोड़कर उन्होंने एक अलग ही आयाम तक पहुंचाया है और बॉलीवुड में भी अपने नाम का डंका बजाया है। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि स्वागत करें सर रविंद्र उपाध्याय जी। थैंक यू भाई, थैंक यू मेहुल। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मिलने का मौका मिल गया मुझे। और आज स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह पे मिले हैं अचानक जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सारा कुछ हो पाएगा, मैं आप लोगों से रूबरू हो पाऊँगा उस टाइम। लेकिन बहुत ही अच्छा है, आज मौका मिल गया। आज मेरे सारे दोस्तों से जो मेहुल को फॉलो कर रहे हैं और मेहुल के सारे पॉडकास्ट और सारे वीडियोस, सारे इंटरव्यूज़ को चेक करते रहें आप लोग। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल पे हम लोग सब जितने भी दोस्त हैं कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉलो करने के लिए बोलें। इस चैनल को बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। एक कॉमन सा सवाल जो आपको काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा गया होगा कि शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये तो देखिए सही बात पता है क्या है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो भगवान देता है और सच में तो उसकी शुरुआत आपके जन्म से ही हो जाती है। बिल्कुल। अगर संगीत आपके अंदर है तो वो बस उसको केवल कुछ बोलना चाहिए कि एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, फिर आप उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सर्कमस्टांसेस अगर आपके अच्छे हैं, आपको म्यूज़िक सीखने का या म्यूज़िक करने का मौका अगर मिलता जाता है तो एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा डेवलप हो सकते हो। सीखने का दौर हमेशा चालू रहता है। मैं तो कहता हूँ मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि स्कूल टाइम से ही मैं म्यूज़िक को बहुत एक शौक़ की तरह मैंने रखा। हालांकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ शौक़ की तरह क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन या सिंगर की तरह से मैं कभी मैं बन पाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं। हमने सुना आप फौज के लिए तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। असल में क्या है, देखिए हम जितने भी युवा हैं, जितने भी मेरे युवा साथी इस वक्त सुन रहे हैं, ज़्यादातर युवाओं के साथ ऐसा होता है कि हम जैसे जैसे अपने एजुकेशन में आगे जाते हैं तो हम लोग विचार करते रहते हैं कि भाई क्या ऐसा कौन सा करियर होगा जिसमें हम लोग जाके अपने आगे जीवन को कैसे चलाएंगे। बहुत बच्चों के सपने होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे करना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरा कभी ये सपना नहीं था कि मैं कोई म्यूजिशियन बनने वाला हूँ। और जैसा आपने बताया, जब मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया तो तब तक आते आते मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। तो मेरे दिमाग में सेट हो गई थी बात कि मुझे फ़ौज में जाना है और आई वॉज सो सीरियस अबाउट इट। मैंने प्रॉपरली मेरा CDS एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए। 3 बार मैंने SSB जो उसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो होता है उसके तीनों सेंटर्स, मेरे बहुत सारे साथी जानते होंगे जो फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं अभी, ऑफिसर जो बनना चाहते हैं। बेंगलोर, भोपाल और इलाहाबाद 3 सेंटर्स हैं SSB के। तो मैंने तीनों सेंटर्स पे SSB फेस किया। लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। जी, बिल्कुल। तो बस यूं करके मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया और फिर मैंने मेरा करियर जो है आगे मैं अपना LLB मैंने करना शुरू करा। क्योंकि मेरे पिताजी जो अभी तो खैर रिटायर हो गए हैं, मेरे फादर भी जुडिशल ऑफिसर थे, राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी थे वो। तो मैंने फिर मेरा LLB मैंने कंप्लीट किया और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया एज एन एडवोकेट। बिल्कुल। जैसे आपने जब शुरुआत की थी उस टाइम थोड़ा म्यूजिक को उस तरह से बिल्कुल ऑफ बीट प्रोफेशन समझते होंगे। बिल्कुल कि क्या कुछ कमाएगा इससे। बहुत बढ़िया। तो फैमिली मेंबर्स का फैमिली बैकग्राउंड आपका अगर म्यूजिक से है या क्या कुछ रहा उनका? नहीं, आपने ये क्वेश्चन पता है, ये बहुत बड़ी एक विषय है, एक बड़ा विषय है। और उस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 22-23 साल पहले की, तो जब 22-23 साल पहले अगर आप सोचिए कि उस टाइम संगीत को एक ऐसा मतलब फील्ड माना जाता था जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जी बिल्कुल। और कमाई वमाई तो भूल ही जाओ। हाँ। मतलब बहुत ही हमारे भारतीय समाज में ना संगीत या जो म्यूजिशियंस हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है
या बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी कब होगी? जब बहुत सारा ग्लैमर होगा, आप मुंबई चले जाओ, बहुत हिट आर्टिस्ट हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, तब जाके आपके कुछ। और देखो ये अपना यूट्यूब वगैरह तो अभी 2008 में आया है, मैं आपको 98 99 की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे म्यूज़िक बस ठीक है, उतना ही ठीक था। शौक है तो उतना ही रखो भैया, बाकी जो काम करना है कोई प्रोफेशन इस हिसाब से करो, पढ़ाई ऐसे करो कि आपकी आगे ज़िंदगी चल सके। तो वो एक हमेशा एक चीज़ रहती थी। और मेरे तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पूरे परिवार में कोई म्यूजिशियन नहीं है, तो एक सुपर ऑफ बीट था मेरे लिए, तो भयंकर ऑफ बीट था। लेकिन जब कहते हैं ना, जो भाग्य को मंजूर होता है, भाग्य में जो सी चीज़ें होती हैं लिखी हुई, वो किसी न किसी तरह आपके पास आती ही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी चेंज होती रहती हैं। मैं 2000 में मैं सारेगामा भी गया जी। और उसके बाद भी फिर मैं मुंबई नहीं, मैं तो वापस आ गया अपने जयपुर, अपने पढ़ाई वढ़ाई में लग के तैयारी करने लगे। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि और संगीत ऐसा है कि जो आपको अपने आप से अलग नहीं होने देता। जो भी म्यूजिशियन है ना, वो संगीत के बिना रह नहीं सकता। बिल्कुल, वो कोई ना कोई जरिया ढूंढता ही रहता है। बिल्कुल। या उसको अपने आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से मिलती हैं कि भाई वो अपना टैलेंट कहीं ना कहीं दिखाता रहे। बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली 2004 में जी, जब चैनल वी सुपर सिंगर के ऑडिशंस होने को थे, और अदनान सामी जी ऑडिशन लेने के लिए जयपुर आए थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऑडिशंस हो रहे हैं, तो तुम भी जाओ जी। चला गया, और ऐसे करके फिर ये चैनल भी सुपर सिंगर की एक जर्नी शुरू हुई। मैं फर्स्ट ऑडिशन में वहाँ से ऐसे एक करके आगे बढ़ते जीता भी। हाँ, और फाइनली वो मैंने 2005 में मैंने उस कंपटीशन को जीता। 5-6 महीने तक चला था, लंबा था और काफ़ी टफ कंपटीशन था, तो वो मैंने जीता। और जीतने के बाद फिर मुझे मौका मिला स्टार नेटवर्क के साथ 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया, जिसमें मुझे 2 एल्बम्स मेरे रिलीज़ होने थे टाइम्स म्यूज़िक में जी। और 3 साल के लिए मुझे मुंबई ही रहना था। तो यूँ करके मैं पहली बार एक लंबे समय के लिए, मतलब मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मैंने हिम्मत नहीं करी, वो तो मजबूरी थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वो सब लिखा हुआ था, मुझे मुंबई ही रहना था जी। तो ऐसे करके मैं मुंबई जाके वहाँ सेट हुआ। तो क्या बोलते हैं ना कि जब भगवान ने ये परिस्थितियाँ बनाई मेरे लिए, तो मैं वहाँ पहुँच गया। और तब जाके फिर मुझे समझ आया कि मुंबई में क्या, मतलब म्यूज़िक का कैसा सिनेरियो है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, फर्स्ट प्लेबैक जो आपने किया था इकबाल में, मैं चाहूँगा उसके पीछे की कहानी बताएं, और फिर चाहूँगा कि उनकी 4 लाइन अगर उस सॉन्ग की अगर आप सुनाएं भी तो। हाँ, इकबाल फिल्म जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने देखी भी है। वो मुक्ता आर्ट्स की फिल्म थी, सुभाष घई जी का प्रोडक्शन था उसमें, नागेश भाई का डायरेक्शन। तो वो उस फिल्म में ना एक ऐसा गाना चाह रहे थे, थोड़ा बोलते हैं इंस्पिरेशन जैसा एक गाना, और एक बच्चे की संघर्ष की कहानी है वो जी। तो उसमें ये गाना मुझे मिला, आँखों में सपना सपनों में आशा। हिमेश रेशमिया जी का उसमें म्यूज़िक था, समीर जी के लिरिक्स थे। तो वो हुआ ये था कि वो फिल्म ऑलमोस्ट बन चुकी थी पूरी, और प्रीव्यू के लिए उन्होंने फिर मुझे बुलाया। जिस दिन प्रीव्यू कर रहे थे, वो मुक्ता आर्ट्स में उसका प्रीव्यू था जी। तब तक फिल्म मतलब ऑलमोस्ट एडिट पे आ गई थी। तो फिल्म देखने के लिए तो सब लोग थे वहाँ, सुभाष घई जी भी थे, नागेश जी भी थे, और श्रेयस भाई भी थे। श्रेयस तलबड़े की फिल्म थी। तो वो फिल्म पहले हम लोगों ने देखी, फिर सुभाष जी ने बोला कि अच्छा वो आपका गाना सुनाइए जी। वो ये गाना असल में पहले रिकॉर्ड हो चुका था, कर चुके थे हम लोग गाना। तो फिर मैंने उनको वो गाना सुनाया जी, और सबको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, ये फिल्म के साथ ऐसा मतलब सही जेल हो रहा है गाना। तो वो उस गाने के लिए स्पेशली उसको रखा उस फिल्म के अंदर वो गाना उन्होंने, और ऐसे करके मेरे को मेरा पहला प्लेबैक मिला। और बहुत ही खूबसूरत गाना था। मैं चाहता हूँ कि सर 4 पंक्ति। हाँ बिल्कुल। आँखों में सपना सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी, चाहत का नगमा धड़कन सुनाए,
सरगम सजा के दिल आज गाए, आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। क्या बात है सर, बहुत Thank you. बहुत ही शानदार। थैंक यू। एक जो सॉन्ग था रक्तचरित, हाँ जी। जो आज मतलब ऐसा कोई भी कंपटीशन डांस का नहीं है जहाँ पे ये गाना नहीं बजता हो। बिल्कुल। वो हिंदी में तो आपने गाया ही है, लेकिन तेलुगु में जो आपने गाया है उसको, और उसके पीछे की जो कहानी है सूर्या वाली, जी। मैं चाहता हूँ वो भी आप शेयर करें। हाँ, वो असल में क्या था कि मैंने राम गोपाल वर्मा जी के प्रोडक्शन वाली तीन चार फिल्मों में मैंने उनके लिए गाया है। पहले सबसे पहले मुझे एक राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, इसका नाम था आग, राम गोपाल वर्मा की आग। वो जो शोले का रीमेक था जिसमें अमिताभ बच्चन, और तो उसमें एक होली का जो सिचुएशन है उसका एक गाना मैंने गाया था, जिसमें मैं, श्रेया घोषाल और अपने श्वेता पंडित और ऐसा करके 4 वॉइसेस थी। तो वो गाना हम लोगों ने किया था। और फिर उसके बाद एक और फिल्म आई थी जिसमें संजय दत्त थे, डिपार्टमेंट का भी एक गाना मैंने किया था। तो ऐसा करके वो हम लोग लगातार मैं कुछ करते जा रहा था। अब ये जब ये फिल्म बनने लगी रक्त चरित्र, तो ये थोड़ा बड़ा प्रोडक्शन था और उसकी इस तरह कहानी थी कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 असल बड़ी फिल्म थी। तो जो पार्ट 1 था उसमें लीड कर रहे थे विवेक ओबराय। उसके टाइटल सॉन्ग के लिए मेरे फ्रेंड हैं संदीप धर्म की जोड़ी है जो म्यूजिशियंस हैं जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि रविंदर ऐसा ऐसा हम लोग ये गाना कर रहे हैं और ये थीम सॉन्ग है उसका फिल्म का। तो वो हिंदी वाला पार्ट 1 के लिए मैंने किया था। अब हुआ ये कि जब पार्ट 2 बनने लगा तो उसमें क्या होता है कि वो स्टोरी चेंज होती है और उसमें लीड जो है वो तेलुगु के बहुत बड़े स्टार हैं। अभी आप लोग जानते हो, अभी जो विक्रम लिस्ट आप लोगों ने देखी है उसमें भी सूर्य आ रहे हैं पार्ट 2 में। तो उसमें पार्ट 2 में लीड कर रहे थे सूर्य। अब उन्होंने जब पार्ट 1 का ये गाना सुना तो उनको बहुत पसंद आया कि तो उन्होंने बोला कि हम लोग यही थीम को आगे लेके जाएंगे, इसी गाने को, पार्ट 2 का भी यही थीम होगा। तो अब हुआ ये कि वो तेलुगु में भी बन रही थी फिल्म। तो बात चली कि उनकी ज़िद थी सूर्या की कि मेरे को यही वॉइस चाहिए तेलुगु में भी यही वॉइस चाहिए। और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया जब वो संदीप को ये वाली बात पता लगी कि भाई तेलुगु में भी वो इसी आवाज़ में करना चाहते हैं। तो मेरे पास फ़ोन आया कि रविंदर ये गाना आप लोगों को यार तेलुगु में भी करना है। तो वो मेरे लिए बहुत टफ था। और मैं आपको सच बात बताऊं कि वो गाना मतलब डबिंग करने के लिए फाइनल डब होते होते 3 दिन तक, मतलब 3 बार मेरे को ये करना पड़ा क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि जब आप ऐसी किसी भाषा में गाना गा रहे हो जो आपकी मातृभाषा नहीं है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे करके वो गाना रिकॉर्ड हुआ और मेरे लिए भी बहुत गजब का एक्सपीरियंस रहा वो उस गाने को रिकॉर्ड करने का। और रक्त चरित्र का वो गाना जैसे आपने बताया ही है अपने दोस्तों को कि वो डांस बेस्ड जितने भी रियलिटी शोज हैं वो लगभग हर उसमें उसके ऊपर कोरियोग्राफी हुई है। बिल्कुल। और क्योंकि वो रिदमिकली बहुत मतलब पावरफुल गाना था जी और बहुत मज़ा आया। अभी तो मैं वो लिरिक्स भी एकदम भूल ही गया हूँ। तेलुगु वाली मिला तो मरेगा वो गाना था, मिला तो मरेगा, मिला तो मरेगा, जाग जाग भाग भाग, मिला तो मरेगा, ऐसा वो गाना था। बहुत सही गाना था वो जी। और वो अब तक भी लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जी। पुराना जो म्यूज़िक था जी उसमें और अभी जो जिस तरह के गाने आ रहे हैं, लिरिक्स की भी बात करूं, मैं म्यूजिक की बात करूं, गायकी की भी बात करूं, क्या कितना डिफरेंस आप देखते हैं? क्या कुछ आपको लगता है? जैसे ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं हम और अभी जैसे गाने जैसे आ गए, जैसे कहना चाहे वल्गरिटी थोड़ी सी इसमें शो होती है, जैसे कुंडी मत खड़काओ राजा, उस तरह के गाने जैसे आ गए, तो वो क्या डिफरेंस देखते हैं आप उसमें? देखिए क्या है कि मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक हमेशा अच्छा ही होता है जी। म्यूज़िक में कभी कोई कमी नहीं होती। समय के साथ साथ परिवर्तन आता है हर चीज़ में। थोड़ा सा
और क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर गाने को हमको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो फिल्मों के सिचुएशन के हिसाब से बनाए हुए होते हैं, उसमें ना तो क्रिएटर्स की कोई ये होती है, कोई गलती नहीं है, ना ही वो चाह के ऐसा कुछ, कोई फिल्म है ठीक है, उसमें कोई अगर सिचुएशन है उस हिसाब से बनाया गया है गाना जी। और मैं तो कहता हूँ अभी म्यूज़िक का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, बहुत सुरीले और बड़े अच्छे सिंगर्स हैं अभी, सभी लोग अच्छा गा रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक बन रहा है। बस ये है कि हम लोगों को जो हमारी ऑडियंस है उसको भी चाहिए कि वो अच्छे म्यूज़िक को पसंद करें। तो क्या होता है कि जब अच्छा म्यूज़िक पसंद किया जाता है तो बनाने वाले का जोश बढ़ता है कि हाँ भाई अच्छी चीज़ को पसंद कर रहे हैं सब, तो अच्छा और अच्छा बनाओ। तो मैं तो सभी तरह का म्यूज़िक फॉलो भी करता हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। आज की तारीख में देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। हाँ। और नया साउंड है, नए टेक्निक्स हैं, हम लोग मैं तो थैंक्स बोलना चाहूँगा ग्लोबलाइजेशन को, और आज हम लोग सोशल मीडिया पे, आज मैं मेरे दोस्तों से रूबरू हूँ, तो ये सारी चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटी है जी क्रिएटर्स के लिए अच्छा म्यूज़िक बनाना और अपने फॉलोअर्स को, अपने लिसनर्स को कोशिश करके अच्छी चीज़ें देना जो कि लोग याद कर सकें और हमेशा गुनगुना सकें अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ऐसी चीज़ें सभी चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ और हम लोगों की यही अभी कोशिश है लगातार कि अच्छा काम करते रहें। एक सिंगर के रूप में एस्टैब्लिश्ड होना आज के दौर में कितना कठिन है? दोनों ही चीज़ें, देखिए कठिन तो हमेशा ही रहा है। देखिए जब भारत, या मैं कहूँगा कि म्यूज़िक का जो वर्ड है वो हर टाइम पे बहुत सारे लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी बहुत सारा म्यूज़िक क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल। राइट। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो उसमें अपनी एक जगह बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है जी। मैं तो कहूँगा कि आज अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। हाँ, पहले के मुकाबले आज ज़्यादा हैं। जैसे मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म्स हाँ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आज आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं हो। आज मैं और मेहुल चाहें तो यहाँ बैठे बैठे एक गाना बनाएं और वो आपके लिए गाएं और वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। आज शाम को ही हम अपलोड कर देंगे और सारे हमारे दोस्त उसको सुन सकते हैं। पहले ये सिचुएशन नहीं थी। पहले हम लोग कंपनीज़ के पास जाते थे अपना गाना लेके, और फिर जब वो रिलीज़ करेंगे तब जाके वो चीज़ें आएंगी। फिर वो टीवी चैनल पे चलते थे, म्यूज़िक चैनल्स, वो सारी चीज़ें होती थी। आज ये है कि ठीक है, आप अपना खुद का म्यूज़िक चैनल रन कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने खुद डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको सुन सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि आज ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल। बस डिपेंड करता है कि आप अच्छा क्रिएट करिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने सुनने वालों को अच्छी चीज़ देते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बॉलीवुड में जितने भी आपके सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी सुपर हिट हैं, जिया लागे ना भी, लेकिन आपकी जो एक वॉइस है वो राजस्थानी फोक में ऑडियंस जो है वो ज़्यादा पसंद करती है सुनना। तो अभी जो हरियाला बनना जो सुपर हिट हुआ है आपका सॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि आप वो 4 लाइनें सुनाएं, उसके बाद हम रैपिड फायर करके इस इंटरव्यू को विराम दें। ज़रूर। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे राजस्थान की जो संगीत को लेके राजस्थान की जो जड़ें हैं ना बहुत मजबूत हैं। सदियों से हमारा राजस्थानी संगीत पूरे विश्व में पहचाना जाता रहा है। हमारी एक अलग स्टाइल है, एक अलग पहचान है, और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो राजस्थान की ऑडियंस है, राजस्थानी म्यूज़िक सुनने वाले हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत पसंद करते हैं अपने संगीत को, अपनी भाषा को। बिल्कुल। तो मैं तो थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे राजस्थानी सभी भाइयों को कि आप सबका इतना सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहा है। मैं चाहूँगा आगे भी आप लोग सपोर्ट करें। जी हाँ। तो ये जो गाना आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, इसके लिए मैं मेरे सारे दोस्तों होंगे जिन्होंने ये गाना बनाने में बहुत मेहनत की। मेरा छोटा भाई रैपरिया बालम, कुणाल वर्मा और कमल चौधरी, एक पूरी टीम वर्क है। मतलब तभी एक कोई गाना बनता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर गाना बना, आप सब लोगों का प्यार मिला है। उसकी कुछ लाइनें आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ। थारे रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो अब ना भावे,
थारे रूप रंग सो कोई सोनो नाए जग में, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं सुती बादल महल बनी न क्यों जगानियो, मैं सुती बादल महल बनी न क्यों जगानियो। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और मैं चाहूँगा कि आप कभी डूंगरपुर आए तो बादल महल आप घूमें जरूर। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस गाने जुड़ाव जो है वो वहीं से है। बिल्कुल। बहुत कम लोग जानते हैं कि भूल भुलैया 2 में से रविंद्र उपाध्याय जी का बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं चाहता हूँ सर वो भी आप। वो ऐसे था कि भूल भुलैया 2 की जो स्टोरी लाइन है उसमें उसको राजस्थान से जोड़ा गया है, आप सब जानते हैं जी। तो हुआ ये कि ये फिल्म भी ऐसे ही, मतलब जैसे इकबाल की कहानी है, लगभग ऐसी ही कहानी है। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं विनोद वर्मा, जो बहुत ही बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं मुंबई में जी। उनका फ़ोन आया मेरे पास और मैं उस टाइम मुंबई में किसी और गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई में ही था उस टाइम पे हम लोग। तो अचानक उनका फ़ोन आया और एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया जिसमें एक गाना उन्होंने भेजा हुआ था अपना, कालियो कूद पड़ो मेड़ा। तो वो विनोद भाई का कॉल आया कि रविंदर यार ये गाना ना आपकी आवाज़ में हम लोगों को करना है और ये BGM बैकग्राउंड म्यूज़िक का पार्ट होगा भूल भुलैया 2 के लिए, तो आप आ सकते हो क्या? तो मैं उस शाम को फ्री था, 11 बजे के आसपास मैं उनके पास स्टूडियो रात को पहुंचा और उन्होंने मेरे को ये पार्ट सुनाया। तो वो जैसा अपना है कालियो बिल्कुल वैसे का वैसे ही था। उनको चाहिए थी सिर्फ एक टोन, एक ऐसी आवाज़ जो थोड़ा राजस्थानी स्टाइल की हो जी। तो वो मैंने वो रिकॉर्ड किया है, उसके 2 अंतरे रिकॉर्ड करके और आ गया मैं। बाद में फिर उनका मेरे पास मैसेज आया कि भाई आपकी आवाज़ में गाना लगा दिया है। और वो मैं आपको बताऊं, वो जिस मेरे दोस्त ने भूल भुलैया 2 देखी है जी, तो शादी का सीन चल रहा है और वहाँ पे हीरो कार्तिक जो है वो सब डांस कर रहे हैं एक गाने के ऊपर और वो गाना है काले कूद पड़ो मेला में। तो वो ऐसा था, अरे रे 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 काले कूद पड़ रे मेला में, काले कूद पड़ रे मेला में, साइकिल पंचर कर लियायो, अरे रे 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 रे। क्या बात है सर, वाह, बहुत ही खूबसूरत। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो फन सेक्शन हमारा है। कुछ रैपिड फायर होंगे, कुछ अच्छे सवाल होंगे। सर मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक और लव? बहुत छोटी सी रेखा है, बड़ी छोटी सी रेखा है और इस रेखा को जब हम थोड़ा सा पार करते हैं तो वो प्रेम में बदल जाती है। बिल्कुल। और उससे जस्ट पहले हम बहुत सारी चीज़ों को लाइक कर रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स। जैसे कि मैंने कहा कि एक रेखा है, उस रेखा तक अगर हम लोग हैं तो हम उसको लाइकिंग कहेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं लाइक करता हूँ कि हमारे मेहुल भाई और मेरे जितने भी साथी इस वक्त देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ अपना प्यार ज़रूर जोड़िएगा। वाह वाह। एक सक्सेसफुल आदमी की, सक्सेसफुल पर्सन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? सक्सेस एक पड़ाव है। हम कंटिन्यूस एक सफ़र में हैं। जैसे हम कहीं चल रहे होते हैं, रास्ते में माइलस्टोन आते हैं ना कि अभी डूंगरपुर से उदयपुर आ रहे हैं, रास्ते में पता लगा अभी उदयपुर 5 किलोमीटर्स। तो ये मान लीजिए कि हम एक पड़ाव पे चलते रहते हैं और सफलता का कोई पैमाना नहीं है। जिस जगह आपको प्रसन्नता हो, अपने काम से खुशी हो, आपके परिवार को आप पे गर्व हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना हमेशा, सफलता के लिए कभी ऐसा काम मत करना जिससे आपके परिवार को, आपके दोस्तों को कोई शर्मिंदगी जैसी सिचुएशन हो कि यार सफल तो हो गए लेकिन पता नहीं ऐसा काम करके सफल हुए कि हम मुंह नहीं दिखा सकते। मैं कहता हूँ हमेशा ऐसा काम करके सफल होना है कि जिस पे आपको भी गर्व हो और 10 साल बाद जब आप अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ये काम मैंने किया था, तो सब खुश हों उसके बारे में। वही सफलता है। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो डांसर हो, सिंगर हो या एक्टर हो, तीनों के लिए कौन सी चीज़ कॉमन है जो आर्टिस्ट को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए? 2 चीज़ें आपको बताएंगे। पहली चीज़ तो
सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेडिकेशन होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए आपके काम के लिए। अगर आप गुरुजी के पास बैठ के सीख रहे हैं तो समर्पित हो जाइए। आप उनकी सारी सीख जितनी भी वो बातें बताते हैं उसको आप रखिए अपने दिमाग में हमेशा। अपनी प्रैक्टिस, अपना रियाज, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, रुकिए मत। असफलता और कई बार ऐसा होता है कुछ काम किया पसंद नहीं किया लोगों ने, तो उससे आप डरो मत। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा आपका काम ज़रूर पसंद किया जाएगा। बिल्कुल सर। अब सर रैपिड फायर है, आपको तुरंत जवाब देना है। ठीक है दोस्त। अगर आपको अभी तुरंत कोई खाने की चीज़ खरीदनी हो तो क्या खरीदेंगे? मैं कोई इंडियन फूड खरीदूंगा। और खाने की चीज़ों में मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ खाने का। मुझे सारे भारतीय व्यंजन बहुत पसंद हैं। और अगर गट्टा मिल जाए, गट्टा करी खाने को मिल जाए बाजरा या मक्के की रोटी के साथ, मज़ा आ जाएगा। क्या बात है। टाइम मशीन, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन टाइम मशीन में अगर आपको सफ़र करने का मौका मिले तो कौन से जगह पे जाना चाहेंगे और किस काल के दौरान? मैं तो भाई मेरे बचपन में वापस जाना चाहूँगा। टाइम मशीन मिल जाए तो बचपन जीने को मिल जाए, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती। बेफिक्री का टाइम और बड़ा ही अच्छा होता है वो टाइम। अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो मज़े करो। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो सबसे पहला काम आप क्या करते? ओहो टाइम मशीन बनाता। सुपर पावर होती ना तो पता नहीं, ईश्वर चाहे ऐसा ही हो और भगवान ये पावर सबको दे जी। कोशिश करें कि ये जो परेशानियों का कोई भी दौर किसी के लिए भगवान न लाए। बिल्कुल। हमेशा उसके माँ बाप को, उसके परिवार को, उसके चाहने वालों को खुश रखे, उसे खुश रखे, ऐसा कुछ भगवान पावर दे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है, शांति में जो आनंद है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। बिल्कुल। फसाद हाँ, नहीं चाहिए, शांति ये खींचातानी क्षणिक होती है। कभी हम आवेश में आ जाते हैं किसी चीज़ को लेके। शांति का जो आनंद है ना वो आनंद सबको मिले। मैं यही चाहता हूँ, ईश्वर ये पावर दे मुझे, चाहे मैं मेरे म्यूज़िक से ही सही बस खुशियाँ बांट सकूँ, ये इच्छा है। बिल्कुल। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सुबह उठते ही दो गिलास पानी पीता हूँ भाई। उसके बाद तो आप जानते हो क्या होना है। ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। 3 words। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स और मेरा संगीत। दिस इज़ व्हाट आई एम। ओके, मैं अगर सर को डिस्क्राइब करना चाहूँ 3 words में तो यू आर द बेस्ट। अरे थैंक यू। अगर आपको एनिमल बनने का मौका मिले तो सबसे कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे और क्यों? ओहो, ये रैपिड फायर में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। वैसे तो सही बात बताऊं कि हम मनुष्य जो हैं हम भी तो एक जानवर ही हैं। और लेकिन सब जानवर हैं, बुद्धि दी है ईश्वर ने। इस मनुष्य जीवन को ही मनुष्य की तरह जी लें। मुझे लगता है कि मनुष्य ही बने और मनुष्यता, इंसानियत जो है ना वो मिले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मनुष्य ही बनूँ और मनुष्य बन के इंसानियत के साथ जी सकूँ हमेशा। केवल इतना ही है। क्या बात है। लोगों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा, दोस्तों की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा मिलने वाला कॉम्प्लीमेंट आपको? हाँ, एक मेरे सारे दोस्त जो पिछले मतलब बचपन से भी जो फ्रेंड्स मेरे साथ आज तक हैं जी, मतलब कोई 25 साल 30 साल की भी जो दोस्तियां हैं हमारी, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए जो थोड़ा सा मुश्किल होता है निभाना, लेकिन हाँ ये बात सही है कि सबके मुंह से एक ही बात सुनने मिलती है कि यार तू चेंज नहीं हुआ। वाह। और वो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। हमेशा एक सा बने रहना, उतना अपने आप को ग्राउंडेड रखना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही बना रहूँ जैसा हूँ। बिल्कुल सर। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि लाइव जिस तरह से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से तो इंटरव्यू कर लिया और रेडी भी हो जाते हैं सेलेब, लेकिन लाइव इंटरव्यू के लिए बहुत कम लोग रेडी होते हैं और आप बिल्कुल आसानी से रेडी हो गए, तो ये आपके डाउन टू अर्थ होने का ही प्रदर्शित कर रहा है। यस और नो में जवाब देना है, फटाक से यस और नो जवाब देना है। बिना ब्रश किए कभी ब्रेकफास्ट किया? नो।
सेलिब्रिटी बनने के बाद में, नेम फेम मिलने के बाद में, कभी ऐसा मौका आया किसी से 500 रुपये उधार लियो? यस, प्राउडली यस। पार्टीज में कभी तेज म्यूजिक की आड़ में चुपके से फाट किया? खूब बार। यस। ओके दीज और डेट है। इससे हम ये भी जान लेंगे कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डॉग और कैट? डॉग। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक एनीवेज। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? आई थिंक न्यू फोन। ओके, म्यूजिक और एक्टिंग? बोथ। हाँ, क्योंकि आप एक्टिंग भी करते हैं। बोथ। कॉफी और टी? कॉफी, ब्लैक कॉफी। बियर और वाइन? वाइन। वेज और नॉन वेज? वेज। क्या बात है। ओके, मैं फेवरेट आपका पूछना चाहता हूँ फटाफट, फेवरेट बुक? अरे रे, ये थोड़ा सा लंबा काम है, क्योंकि मैं सच बात बताऊं, ये चीज़ को कन्फेस करने में कोई ज़्यादा, बहुत सारे लोग खाली दिखावा करने के लिए बोलते हैं मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। आई एम सॉरी, मैं किताबें वगैरह नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा। फेवरेट मूवी? हो। अरे बाप रे, लक्ष्य। क्या बात है। वाह। आपका अपना गाया हुआ कोई फेवरेट सॉन्ग? आंखों में सपना, सपनों में आशा, पहला गाना, पहली पसंद। वाह। फेवरेट डिश? फेवरेट डिश जैसे मैंने बताया, इंडियन, कोई भी इंडियन फूड में कुछ भी खिला दो। फेवरेट सुपर हीरो? अरे यार, रैपिड फायर है, कितने सारे सुपर हीरो सामने आ गए। अब मैं बच्चों की तरह सब चीज़ देखता हूँ। मुझे तो कार्टून कैरेक्टर्स जो हमारे हैं बचपन से बड़े पसंद हैं। मिकी माउस और अपना ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ बहुत सारे। तो आई थिंक मिकी माउस इज़ माय फेवरेट। ओके, ड्रीम वेकेशन प्लेस कोई फेवरेट? अब मेरा घर की छत। अरे वाह, सबसे बढ़िया जगह है भैया। अपने घर में जो आनंद है ना, देख लिया हमने जग सारा। सबसे अपना घर है सबसे प्यारा। बिल्कुल। लास्ट टंग ट्विस्टर है। अरे बाप। चलो ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्रिएट होगा। ओके, राजस्थान से हैं, अपने राज्य का जो पशु है ऊंट, वहीं से शुरू करते हैं। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। 5 बार मरवा दिया। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा। मैं तो दूसरी बार नहीं गया। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इजी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पर पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, yes. राइट। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़। सॉरी, टंग ट्विस्टर्स में तो मैं आउट हूँ। हार गया भाई, सॉरी। सर के साथ इंटरव्यू करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेहुल के साथ। आज पहली बार, मैं सच बता रहा हूँ, कि कोई ऐसा इंटरेक्टिव सेशन इस तरह का मैंने किया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़, क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही बातें करते हैं मेहुल की, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन रैपिड फायर, टंग ट्विस्टर्स, यस और नो, ये सारे जो सेक्शंस आपने अपने इस सेशन में रखे हैं, आई थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, जो नॉर्मल ये सारी चीज़ें उसमें और आपके इस सेशन में। आई होप मेरे सारे दोस्तों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और भी मज़ा आने वाला है। सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, कभी कभी गड़बड़ी भी होती है, जैसे टंग ट्विस्टर मेरे बस की बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमको दिया उसके लिए, और धन्यवाद। थैंक यू।